सो टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, राइट। इसके मैकेनिज्म को इस क्लास में समझेंगे। टीडीएस होता क्या है? देखिए पूरा नाम इसका है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक प्रकार का इनकम टैक्स ही है जो आपको इनकम जब मिलती है तभी सामने वाली पार्टी आपकी उस इनकम में से काट लेती है और सरकार को आपके पैन नंबर से जमा करा देती है। तो टीडीएस एक तरह का इनकम टैक्स का ही प्रकार है, याद रखिएगा। मतलब आप यूं समझ लीजिए, इनकम टैक्स हम 3 तरीके से चुकाते हैं: एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो टीडीएस और टीसीएस इनकम टैक्स के ही चुकाने के एक पैटर्न है, लेकिन वो टैक्स जो होता है वो हमारा कोई और व्यक्ति चुकाता है जो हमें पैसा देता है, ठीक है। तो टीडीएस के मैकेनिज्म को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। टीडीएस कई तरीके की इनकम पर एप्लीकेबल होता है, यानी आप ये मान के चलिए इनकम के जो 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी पे भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो रेंट पे भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। पीजीबीपी, प्रोफेशनल इनकम पर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है, याद रखिएगा। सेक्शन 194J, प्रोफेशनल रिसिप्ट्स पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। उसके अलावा कैपिटल गेन पे भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। और अदर सोर्सेज तो आप समझ लीजिए, अदर सोर्सेज में ऑलमोस्ट सारी आय पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। इंटरेस्ट पर, डिविडेंड पर, कमीशन पर, कैजुअल रिसिप्ट्स अगर आपको कोई हो रही, लॉटरी इनकम, हॉर्स रेसेस से आप कोई विनिंग कर रहे हैं, या आप कोई गेम शो में विनिंग कर रहे हैं, या ऑनलाइन गेमिंग वगैरह से आपको कोई पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ये सब पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। हालांकि सेक्शन वाइज इसको पढ़ाई करना होता है, लेकिन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला कि ये जो कॉन्सेप्ट है टीडीएस का होता क्या। देखिए एक चीज समझिएगा, अभी अभी मैंने बोला कि टीडीएस एक तरह से इनकम टैक्स चुकाने का तरीका है। तो आप इसमें ये समझिए कि 2 पार्टी हम यहां अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति होता है जो, सपोज हम एक एग्जांपल के जरिए इसको देखने वाले हैं। मान लो एक व्यक्ति है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है, ठीक है। और ये पैसा चुका रही है मान लो अरुण शर्मा को, ये एक व्यक्ति है। तो आप समझिए कि लेन और देन जो होता है किसी भी चीज का, वो 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। एक व्यक्ति देने वाला, ठीक है। ये पेमेंट करने वाला कौन हुआ यहां पर? ये बंदा पेमेंट करेगा, पेमेंट करने वाला, और ये रिसीव करने वाला, उस पैसे को रिसीव करने वाला। तो आप समझिए कि जो पेमेंट करने वाला है वो किसी भी चीज़ का पेमेंट कर रहा है। मान लो सैलरी का पेमेंट कर रहा है, मान लो रेंट का पेमेंट कर रहा है, आप समझना। मान लो सैलरी का पेमेंट कर रहा है, मान लो रेंट का पेमेंट कर रहा है, मान लो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, बैंक के ब्याज चुका रहा है आपको, मान लो डिविडेंड चुका रहा है, कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है, मान लो कोई प्रोफेशनल फीस आपको पे की जा रही है, आपसे कोई प्रोफेशनल सर्विस ली, आपको कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस का पेमेंट हो रहा है, मान लो आपको कोई कमीशन पे हो रहा है, ब्रोकरेज पे हो रहा है। तो जो बंदा पेमेंट करेगा ना, याद रखिएगा, इनमें किसी भी चीज़ का, ये मैंने कुछ नेचर ऑफ पेमेंट लिखे हैं, इनको कहते हैं नेचर ऑफ पेमेंट। क्या कहते हैं? नेचर ऑफ पेमेंट। और ये सारे नेचर ऑफ पेमेंट जो मैंने लिखे हैं इन पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है, आप मान के चलिए। तो आपको जिस भी चीज़ का पेमेंट किया जा रहा है, जो बंदा पेमेंट कर रहा है, ठीक है, उसके लिए तो ये क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? समझिएगा, ये पेमेंट करने वाला अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा? एक्सपेंसेस दिखाएगा कि भैया मैंने सैलरी चुकाई, मैंने रेंट चुकाया, मैंने ब्याज चुकाया, मैंने डिविडेंड चुकाया। उसके लिए तो ये क्या है? एक्सपेंस है। और जिसको ये मिल रहा है ना, उसके लिए क्या है? इनकम है। और मैंने अभी अभी आपको क्या बोला है कि टीडीएस एक प्रकार का इनकम टैक्स का पेमेंट भुगतान करने का तरीका है। तो जिसको ये मिल रहा है उसके लिए इनकम है, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो देखी जाएगी। पहली चीज हमेशा ध्यान देना, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है होती है कभी भी टीडीएस के केस में 3 चीजें देखनी है। एक तो सबसे पहले देखना है नेचर ऑफ पेमेंट, कि आप किस चीज का क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। क्योंकि नेचर ऑफ पेमेंट ही डिसाइड करेगा कि टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा। कौन डिसाइड करेगा?
नेचर ऑफ पेमेंट डिसाइड करेगा कि टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। दूसरा, क्वांटम ऑफ पेमेंट। क्वांटम ऑफ पेमेंट का मतलब होता अमाउंट, कितना पेमेंट कर रहे हो आप। क्वांटम डिसाइड करेगा कि आपको टीडीएस काटना है या नहीं काटना है। सोचिए, आप मुझे 5,000 रुपए कोर्स की फीस दे रहे हैं, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्वांटम ऑफ पेमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन आप मुझे 1.5 लाख रुपए फीस चुका रहे हैं तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी। बैंक आपको ब्याज दे रहा है साहब, 10,000 रुपए ब्याज दे रहा है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन बैंक आपको साल का 1 लाख रुपए ब्याज दे रहा है, टीडीएस कटेगा। तो वहां क्वांटम ऑफ पेमेंट का मतलब यह होता है कि ये जितने भी नेचर ऑफ पेमेंट है, जिसका पेमेंट एक व्यक्ति कर रहा है दूसरे व्यक्ति को, उसमें गवर्नमेंट ने लिमिट तय कर रखी है कि इस अमाउंट से ऊपर अगर आप पे करते हो तो टीडीएस डिडक्ट करना है आपको, और उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। सारे नेचर ऑफ पेमेंट में थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो आप सेक्शन वाइज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी टीडीएस भी कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत सारे सेक्शन है और हर सेक्शन को आपको इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। सेक्शन 192 से लगाकर 193, 194, 195, 196 सारे, इसमें भी वापस अलग अलग है, ए बी सी डी ई एफ, पूरी एक अल्फाबेट चलती है। टीडीएस को बहुत गहन तरीके से डीप लेवल पर समझने के लिए आपको इसकी सेक्शन वाइज स्टडी करनी होती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है सारे सेक्शन में वो यही है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो क्वांटम ऑफ पेमेंट तय करेगा कि आपको टीडीएस काटना है कि नहीं काटना। और तीसरी चीज होगी रेट ऑफ टीडीएस। हर सेक्शन में अलग अलग रेट होती है, किसी में 1% है, किसी में 2% है, किसी में 5% है, किसी में 10% है, किसी में 20 है, किसी में 30 है। तो टीडीएस की रेट भी तय करेगी कि कितना टीडीएस काटना है। जैसे सैलरी के केस में बताऊं, सैलरी के केस में टीडीएस सैलरी की जो इनकम की जो स्लैब है उसके अनुसार कटता है। तो अगर आप न्यू स्लैब में अपना आईटीआर भर रहे हो तो न्यू स्लैब के हिसाब से आपका टीडीएस कटेगा। अगर आप ओल्ड स्लैब में अपना आईटीआर भर रहे हो तो ओल्ड स्लैब के आधार पर आपका सामने वाला एम्प्लॉयर आपका क्या काटेगा, टीडीएस काटेगा। रेंट के केस में 10% टीडीएस की रेट है। इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट के केस में 10% टीडीएस की रेट है। प्रोफेशनल फीस के केस में 10% टीडीएस की रेट है। किसी में 5% है, किसी में 2 भी है, किसी में 1 भी है। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे 1%, अलग अलग है उसमें भी। अदर देन इंडिविजुअल के केस में रेट अलग है, इंडिविजुअल के केस में अलग है। वापस मैं बता रहा हूं कि बहुत डीप लेवल पर स्टडी करनी पड़ेगी जब आपको ये चीजें समझनी है। इसका पूरा चार्ट आपको रीड करना पड़ेगा। अगर आपको किस केस में कितना टीडीएस है, कितनी एग्जाम्पशन लिमिट है, किसको पेमेंट करने पे क्या रेट है, ये समझना है तो। बट ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सी? किसका मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, कितना मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, और अगर उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है, तभी तो मैं काटूंगा ना। अच्छा, अगर ये तीनों चीजें इंडिकेट कर रही है कि भैया टीडीएस डिडक्ट करना है आपको, तो फिर जो डिडक्टर होता है ना, डिडक्टर, देखिए ये व्यक्ति जो काटने वाला व्यक्ति होता है, काटेगा कौन टीडीएस? जो पेमेंट कर रहा है। काटेगा किसमें से? भैया मेरे को अगर जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को अगर अरुण शर्मा को 1 लाख रुपए चुकाने किसी बात के, कितने चुकाने? 1 लाख, किसी भी वजह से 1 लाख रुपए चुकाने, तो अरुण शर्मा थोड़ी काटेगा, वो पैसा कटना को किसके द्वारा है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। तो जो व्यक्ति टीडीएस का, जो व्यक्ति पेमेंट करता है किसी भी नेचर ऑफ पेमेंट का जिस पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है, उस व्यक्ति को हम डिडक्टर कहते हैं। टीडीएस डिडक्ट करने वाले को क्या कहते हैं? डिडक्टर, टैक्स डिडक्टर या टीडीएस डिडक्टर। इस व्यक्ति को हम टीडीएस डिडक्टर कहेंगे। ये व्यक्ति काटेगा। और जिस व्यक्ति का टीडीएस कटता है उसको हम टीडीएस डिडक्टी कहते हैं। जिसका कटा है डिडक्टी, डिडक्टर, डिडक्टी। अब सर मान लो, माना कि रेट 10% है, माना कि, और आपको काटना है, समझना, और आपको डिडक्ट करना है। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड काटेगी अरुण शर्मा का टीडीएस। कितना काटेगी? 1 लाख का 10%, 10,000। तो ऐसे केस में आप समझिए, इसके द्वारा अरुण शर्मा को कितना पेमेंट किया जाएगा? 90,000 ही पेमेंट किया जाएगा। और 10,000 रुपए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो किसको चुकाएगी?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चुकाएगी, गवर्नमेंट को चुकाएगी 10,000। और ये 10,000 रुपए किस नाम से चुकाएगी? टीडीएस। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये पैसा गवर्नमेंट को पहुंचाया जाएगा कि सर हमने ये 10,000 रुपए इस सेक्शन में इस रेट से इतने अमाउंट पे डिडक्ट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं आपको, अभी तक मैंने नहीं बोली है, कि ये जो 10,000 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंचाए जाएंगे, ये गवर्नमेंट को एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बोलेगी कि ये अरुण शर्मा के हैं। अब कौन से अरुण शर्मा के हो सकता है? इंडिया में तो सैकड़ों हजारों की तादाद में अरुण शर्मा है। तो अरुण शर्मा के हैं और उसका पेन नंबर डिस्क्लोज किया जाएगा कि सर ये इस पेन नंबर वाले के। पेन आइडेंटिटी होती है, एक व्यक्ति का एक ही पेन होता है। पेन से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये आइडेंटिफाई करेगी कि ये 10,000 आपकी तरफ से आया। किसका टैक्स आया? अरुण शर्मा का टैक्स आया। किसके द्वारा चुकाया गया? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा चुकाया गया। और अरुण शर्मा मतलब कौन? वो पेन नंबर वाला, इस पेन नंबर वाले का आया। अब सर एक सवाल है, मान लो अरुण शर्मा के पास पेन नंबर नहीं हो, तो अगर आपने अपना पेन नंबर नहीं प्रोवाइड कर रखा है सामने वाले पार्टी को जो आपको पैसा दे रही है, तो ऑन द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पेन नंबर सामने वाला आपसे 20% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा या उससे ज्यादा भी कर सकता है। ज्यादा मतलब अगर टीडीएस की रेट ज्यादा है तो ज्यादा भी करेगा, अन्यथा 20% टीडीएस काटा जाएगा। अगर अरुण शर्मा ने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को यहां पर अपना पेन नंबर नहीं प्रोवाइड किया तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 10,000 नहीं काटेगी बल्कि 20,000 रुपए काटेगी। और 20,000 रुपए ले जाके सरकार को दे देगी कि हमने इस सेक्शन में टीडीएस काटा, और जो डिडक्टी है उसका पेन नंबर ब्लैंक छोड़ देगी। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच जाएगा 20,000, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये नहीं पहुंचेगा कि ये टैक्स किसका है। अरुण शर्मा उसका फायदा कभी नहीं ले पाएगा। अरुण शर्मा नहीं दिया 20,000 रुपए टैक्स, लेकिन अरुण शर्मा को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि अरुण शर्मा का पेन नंबर नहीं है। अच्छा सर, बेनिफिट क्या मिलेगा इसमें? बेनिफिट यह मिलेगा कि जो टीडीएस आपका सरकार के पास पहुंचता है, एक तरह से वो आपका एडवांस में चुकाया जाने वाला इनकम टैक्स ही है, तो वो टैक्स पहुंचा है सरकार के पास। तो जब आप अपना आयकर रिटर्न भरोगे, जब अरुण शर्मा अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, तब अरुण शर्मा सरकार को ये गिनाएगा कि ये टैक्स तो मैं पहले ही जमा करा चुका हूं। तो जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी अरुण शर्मा की, उसमें से वो ये टीडीएस माइनस करेगा। इसलिए टीडीएस आपके द्वारा चुकाए जाने वाला एडवांस में इनकम टैक्स है, याद रखिएगा। आपको पेन नंबर हमेशा देना है अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो। अगर यहां पर अगर मैं बात करूं बैंक की, जहां पर आपने बैंक में अच्छा खासा डिपॉजिट करा रखा है, और बैंक में आपका पेन नंबर जरूर होना चाहिए क्योंकि ब्याज पर बैंक टीडीएस काटती है। रेंट मिल रहा है तो सामने वाले जो किराएदार है उसको आप अपना पेन नंबर दीजिए, क्योंकि वो किराएदार भी हो सकता है आपका टीडीएस काटे। 50,000 से ऊपर के रेंट पे टीडीएस की डिडक्शन करेगा वो। कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको पेमेंट कर रहा है, कोई कंपनियां आपको डिविडेंड दे रही है, शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, हर जगह पर पेन नंबर तो होगा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है डीमेट अकाउंट बिना पेन तो खुला नहीं होगा। तो पेन नंबर मच नीडेड हैं, याद रखिएगा टीडीएस के केस में, स्पेशली डिडक्टी के। अच्छा, डिडक्टर तो बिना पेन के टीडीएस काट भी नहीं सकता ना, एक चीज ध्यान देना। अब मैं देखिए, मैंने यहां बताया कि पेन नंबर जरूरी है, किसके? जिसका टीडीएस काटा जा रहा है। लेकिन जो काटने वाला व्यक्ति है ना, उसके पास तो पेन भी होना चाहिए और पेन के आधार पर उसके द्वारा टेन भी लिया जाना चाहिए। पेन और टेन दोनों होने चाहिए। किसके पास? डिडक्टर के पास पेन और टेन दोनों होने चाहिए। परमानेंट अकाउंट नंबर को पेन कहते हैं। एनएसडीएल और यूटीआई आईटीएसएल इशू करती है, 49A लगता है पेन के लिए। पहले पेन आवेदन करना पड़ेगा आपको, पेन के बाद आपको पेन मिलने के बाद 10 आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। टीडीएस, डिडक्टर एंड कलेक्टर अकाउंट नंबर, और ये जो 10 होगा ये भी आप एनएसडीएल और यूटीआई आईटीएसएल से आप अप्लाई करेंगे। 49B इसके लिए लगता है, और पेन और 10 लेने के बाद ही आप किसी का टीडीएस डिडक्ट कर पाओगे। हालांकि कुछ केसेस में बिना 10 के भी डिडक्टर डिडक्ट कर सकता है। वो कुछ केसेस होते हैं जिसमें बिना 10 नंबर लिए भी आप सामने वाले का क्या काट सकते हो? टीडीएस काट सकते हो। वो हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं। फिलहाल में आपको ये ध्यान रखना है कि डिडक्टर के पास क्या होना चाहिए? पेन और 10 दोनों होने चाहिए। और डिडक्टी के पास, अच्छा पेन और 10 दोनों होने चाहिए, मैं बोल जरूर रहा हूं, लेकिन 10 अगर 10 होना चाहिए, क्या होना चाहिए?
10 होना चाहिए। डिडक्टर तभी टीडीएस डिडक्ट कर सकता है जब उसने 10 नंबर ले रखे हो। 10 तभी मिलता है जब आपके पास पेन होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पेन और 10 दोनों होने चाहिए। लेकिन जिसका कटता है उसके पास पेन नंबर होना चाहिए। अच्छा, नी भी है तो भी कटेगा, लेकिन फिर हायर रेट से कटेगा, 20% से कटेगा, बेनिफिट नहीं ले पाओगे आप आईटीआर बढ़ते वक्त। ऑलराइट, ये जो टीडीएस होता है आप समझिएगा। अब एक मन में सवाल और आता है कि सर अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने अरुण शर्मा को 1 लाख की बजाय 90,000 ही दिया तो अरुण शर्मा क्यों लेगा 90,000? वो नहीं बोलेगा 1 लाख चाहिए। अपनी तो बात किस पे हुई थी? 1 लाख पे हुई थी। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या बोलेगी कि भैया 1 लाख में से आपका 10% क्या कट गया? टीडीएस कट गया। तो अरुण शर्मा क्या करेगा कि भैया टीडीएस कट गया तो ला रिसिप्ट ला। भैया ऑब्वियस ही बात है, कोई व्यक्ति आपको दिए जाने वाले अमाउंट में से कुछ अमाउंट टीडीएस के नाम का काट रहा है, बोल रहा है कि टीडीएस काटा, तो आप उससे क्या डिमांड करोगे? टीडीएस सर्टिफिकेट डिमांड करोगे। तो यहां पर आप याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं इसको, है ना। यहां पर आप उस सामने वाले व्यक्ति से 10,000 रुपए के लिए क्या मांगोगे? टीडीएस सर्टिफिकेट मांगोगे। किससे? कंपनी से जिसने आपका टीडीएस काटा है। ये फॉर्म 16 इन केस ऑफ सैलरी और फॉर्म 16A इन केस ऑफ अदर, इसे कहते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट। ये आपको लेना होगा। कभी भी ध्यान देना, अगर आपका किसी व्यक्ति ने टीडीएस काटा है तो आपको उस व्यक्ति से, इस व्यक्ति से आपको फॉर्म 16 लेना होगा। तो फॉर्म 16 कौन किसे इश्यू करेगा? डिडक्टर। डिडक्टर, ठीक है, टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। किसको? डिडक्टी को। ऑलराइट, याद रखिएगा हमेशा, डिडक्टर टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। किसको? डिडक्टी को। हालांकि इसमें भी अब नियम है कि कुछ केसेस में ये क्वार्टरली बेसिस पे इश्यू करने होते हैं, कुछ केसेस में ये आपको एनुअल बेसिस पे इश्यू करने होते हैं। तो बस ये हमें आगे डिटेल में, हम जब इन फॉर्म्स को पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका टीडीएस काटा गया है और आपको ये बोलकर पैसा दिया गया है कि भैया ये आपका इसमें से क्या काटा गया? टीडीएस, तो आप तो बोलोगे ना कि मेरे को टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसको, सामने वाले को आपको टीडीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, टीडीएस सर्टिफिकेट वो कहां से लाएगा? सामने वाला टीडीएस सर्टिफिकेट कहां से लाएगा ये भी मैं बता दूं। टीडीएस सर्टिफिकेट वो तभी ला सकता है जब उसके द्वारा टीडीएस स्टेटमेंट, पहले तो टीडीएस जमा हो सरकार को, तो टीडीएस हमेशा चालान के माध्यम से जमा होता है। किसके माध्यम से? जो टीडीएस काटा है ना उसने, वो उसका थोड़ी है, वो किसका है? गवर्नमेंट का है। तो उसको गवर्नमेंट को जमा कराना होगा, तो चालान के माध्यम से वो टीडीएस का क्या करेगा? सरकार को पेमेंट करेगा, याद रखिएगा। और टीडीएस चालान कौन सा होता है? फॉर्म ITNS 281, याद रखिएगा। टीडीएस चालान का क्या फॉर्म है? ITNS 281। पहले वो ये टीडीएस जो आपका काटा हुआ है वो सरकार को जाके जमा कराएगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो गवर्नमेंट को टीडीएस का रिटर्न जमा कराएगा, जिसे हम कहते हैं टीडीएस स्टेटमेंट। और जब वो रिटर्न जमा कराएगा, टीडीएस स्टेटमेंट भी अलग अलग होते हैं, इसमें 24Q होता है सैलरी के केस में, 26Q होता है अदर देन सैलरी के केस में, नॉन रेसिडेंट के केस में 27Q होता है। तो ये सब टीडीएस स्टेटमेंट्स हैं। टीडीएस का रिटर्न भरेगा, उसके बाद वो उन सारी पार्टियों का टीडीएस स्टेट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएगा जिन पार्टियों का उसने टीडीएस काटा है, याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि यार अच्छा आपने रसीद मांगी, उसने अपनी कोई रसीद बुक छपा रखी है, रसीद फाड़ी और आपको दे दी, भैया वो ऑथेंटिकेट नहीं है। फॉर्म 16 या 16A टीडीएस के पोर्टल से जनरेट होता है, और ये जनरेट डिडक्टर कर पाएगा, और वो तभी कर पाएगा जब डिडक्टर ने टाइमली टीडीएस का पेमेंट किया हो चालान के माध्यम से, और टीडीएस का स्टेटमेंट फाइल किया हो, तभी वो फॉर्म 16 या 16A डाउनलोड करके आपको दे पाएगा, याद रखिएगा। सो अगर आप एक डिडक्टी है तो आपको 16 या 16A लेना अनिवार्य, मस्ट है। क्योंकि अगर आपने नहीं लिया और कल को आपके वहां पर इनकम टैक्स पोर्टल पर वो टीडीएस दिख ही नहीं रहा है, तो आपके पास क्या एविडेंस है कि आपका टीडीएस काटा गया था? तो 16 और 16A डिडक्टी के पास क्या होते हैं? एविडेंस होते हैं कि उन्होंने टैक्स दिया है सामने वाली पार्टी को। अब ये सामने वाली पार्टी ने नहीं जमा कराया या व्हाटएवर द रीजन,
अब ये उसका इश्यू, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। हम किसी को, आप समझिए, हम किसी को चंदा देते हैं तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमने चंदा दिया? बताओ, रसीद होनी चाहिए ना। तो ये रसीद है, और ये जो रसीद है ये सामने वाला कोई खुद सेल्फ प्रिंटेड रसीद नहीं है, ये रसीद ट्रेसेस के पोर्टल से जनरेट होती है। ट्रेसेस नाम लिया मैंने एक और। ये जो स्टेटमेंट और जो ये रिटर्न की मैं बातें कर रहा हूं ना, चालान और स्टेटमेंट की, ये टीडीएस के पोर्टल पर जमा होते हैं और उस पोर्टल को कहते हैं ट्रेसेस पोर्टल। क्या कहते हैं? ट्रेसेस पोर्टल पर जमा होते हैं, याद रखिएगा। और अगर आपने 10 नंबर ले रखा है तो फिर आपको ट्रेसेस के पोर्टल पर 10 को रजिस्टर्ड करना होता है, वहां पर आपकी आईडी बनती है। जैसे जीएसटी में आपकी आईडी बनती है वैसे ट्रेसेस के पोर्टल पर भी आईडी बनती है, और आईडी में जाके आप चालान जमा कराते हो, आईडी में जाके आपको स्टेटमेंट फाइल करना है। और जब आप ये करते हो तभी आप सामने वाले को टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दे पाते हो। ये पूरी मैकेनिज्म आपके सामने मैंने रख दी है टीडीएस की, याद रखिएगा। एक और चीज, अब आप यहां पर इस दृष्टिकोण को ऐसे भी देखिए कि एक तरफ है डिडक्टर। डिडक्टर कौन है? कंपनी या वो व्यक्ति जिसने टीडीएस को काटा है। एक तरफ है डिडक्टी। डिडक्टी कौन है? जिसका टीडीएस कटा है। डिडक्टर अपनी बुक्स में सबसे पहले, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज सैलरी का ही ले लेता हूं, तो डिडक्टर जब भी सैलरी देता है, सैलरी उसको देना होता है। मान लो सैलरी है 1 लाख, जैसे यहाँ पर कंपनी को आपको 1 लाख रुपए सैलरी देनी, ठीक है। तो ये जो 1 लाख रुपए सैलरी है, तो डिडक्टर अपनी बुक्स में सैलरी अकाउंट को डेबिट करेगा, खर्चा है उसके लिए। और वो सामने वाली पार्टी को सिर्फ कितना पैसा देगा अपने एम्प्लॉय को? मान लो 90,000, हम इसी एग्जाम्पल को पकड़ रहे हैं। और ये डिडक्टर टीडीएस काट लेगा सैलरी पर, सेक्शन 192 के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये एक अकाउंट ओपन करेगा टीडीएस ऑन सैलरी और 10,000 रुपये उसमें डाल देगा। ये याद रखिएगा, जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे टीडीएस ऑन सैलरी, ये आपके लिए एक तरह से लाइबिलिटी है, आपको गवर्नमेंट को चुकाना है, करंट लाइबिलिटी। इसका ग्रुप आप क्या डालोगे? करंट लाइबिलिटी, याद रखिएगा। ये पहली एंट्री आप करोगे जब टीडीएस काटोगे तब। सामने वाला अपनी बुक्स में इस एंट्री को किस तरह से रिकॉर्ड करेगा? जिसकी इनकम है ये, उसके पास तो ये पैसा आया, कितना आया? 90,000 रुपए। तो 90,000 रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा, वो भी टीडीएस का अकाउंट खोलेगा, टीडीएस ऑन सैलरी। और वो टीडीएस ऑन सैलरी को 10,000 रुपए से डेबिट कर देगा, और टीडीएस ऑन सैलरी का जो लेजर खोलेगा वो अपनी बुक्स में, मान लो वो भी अकाउंटिंग करता है, तो वो इसे अपनी करंट एसेट मानेगा कि उसने एक तरह से एडवांस में इनकम टैक्स चुका दिया। और 2 सैलरी इनकम, सैलरी उसके लिए तो इनकम है, तो सैलरी इनकम कितनी बताएगा अपनी बुक्स में? 1 लाख से। अब देख लीजिए कि दोनों के नजरिए, दृष्टिकोण अलग अलग है, दोनों की बुक्स में एंट्री अलग अलग तरीके से होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो सैलरी का अकाउंट होगा डिडक्टर की बुक्स में, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसके लिए, जबकि डिडक्टी की बुक में जो सैलरी का अकाउंट होगा वो डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है, आप समझिएगा। टीडीएस का जो अकाउंट डिडक्टर अपनी बुक में खोलेगा वो उसके लिए करंट लायबिलिटी है, वही टीडीएस का जो अकाउंट डिडक्टी अपनी बुक्स में ओपन करेगा उसके लिए करंट एसेट है। अब आप समझिए, जब डिडक्टर उस टीडीएस का पेमेंट करने जाएगा चालान के माध्यम से, जो उसने टीडीएस काटा हुआ है, तब वो क्या एंट्री करेगा? उस टीडीएस वाले करंट लायबिलिटी वाले अकाउंट को आप वो डेबिट कर देगा जब वो पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, और टू बैंक वगैरह कर देगा। ये एंट्री तब करेगा जब उसने टीडीएस का क्या किया? चालान के माध्यम से जमा कराया है। इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, चालान से जब वो पे करेगा तब एंट्री करेगा। इसकी ये कोई एंट्री नहीं करने वाला, उसने पे किया, उसकी तो लायबिलिटी थी इसलिए पे किया, हम यहां कोई एंट्री नहीं करने वाले, हमारी कोई लायबिलिटी थोड़ी है, हमारा तो कट गया है सब, इसने जमा करा दिया, इसका काम हो गया। हम कब एंट्री करेंगे वो मैं बताता हूं, हम तब एंट्री करेंगे, हम अपनी दूसरी एंट्री तब करेंगे जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, असेसमेंट ईयर आएगा, फिर हम उस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करेंगे, तब हमारी मान लो जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, इनकम टैक्स लायबिलिटी बनेगी, ठीक है, आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, आप अपनी लायबिलिटी को डेबिट करोगे, खत्म करोगे, और आप उसके साथ एडजस्ट करोगे किसको? उस टीडीएस को। तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को डेबिट करते हुए टू टीडीएस ऑन सैलरी यहां जाके एडजस्ट करोगे जब आप अपना आईटीआर फाइल करोगे।
अगर ऐसी पिक्चर बनती है तो लायबिलिटी के साथ एडजस्ट करोगे तो ये पिक्चर बनेगी, या फिर दूसरी पिक्चर भी बन सकती है कि मान लो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनी और आपने रिफंड क्लेम, आपने रिटर्न भरा और टीडीएस का आपको रिफंड मिला, तब बैंक अकाउंट डेबिट टू टीडीएस ऑन सैलरी, ये रिफंड के केस में एंट्री होगी। अब ये देखिए दोनों एंट्रियां, दोनों अलग अलग पिक्चर अलग अलग सिनारियो में होने वाली है, दोनों में से एक एंट्री होगी। ये एंट्री तब होगी जब आप अपना जो टीडीएस है वो एडजस्ट कर रहे हो किसके साथ, टैक्स के साथ, एडजस्ट विथ लायबिलिटी। और ये एंट्री कब होगी, जब आप अपना टीडीएस का, आपको क्या मिल रहा है, रिफंड मिल रहा है, रिफंड रिसीव। रिफंड तब मिलता है जब आपकी लायबिलिटी या तो है नहीं या उतनी नहीं है जितना आपका टीडीएस कटा था। तो ये दोनों पिक्चर आपकी तब बनेगी जब आप अपना आईटी रिटर्न फाइल करोगे, आईटीआर फाइल करोगे। सामने वाला कोई एंट्री नहीं करेगा, इसके बाद उसका तो काम हो गया था पहले। तो ये इस तरह से आपकी टीडीएस की अकाउंटिंग चलती है। ये टीडीएस का पूरा मैकेनिज्म है जो आज की इस क्लास में मैंने आपके सामने रखा। समझ में आया? अब हम अगली क्लासेस में 1 बाय 1 चैप्टर वाइज टीडीएस को डिस्कस करेंगे और हर एक पहलू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। याद रखिए, एक और चीज मेरे को आपके सामने क्लियर करनी है, वो है 10 के लिए आपको आवेदन करना होगा फॉर्म 49 बी में। याद रखिएगा, वही जैसा पेन के लिए आवेदन होता है वैसे ही 10 के लिए आवेदन होता है। इसकी भी फीस उतनी लगेगी, 106-7 रुपये समथिंग। NSDL में आप अप्लाई कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। और 10 का कोई कार्ड बन के नहीं आता, 10 नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है। और ये 10 डिजिट का नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक, और कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे ABCD 1 2 3 4 5 F, ये 10 डिजिट का नंबर होगा। ये 4 5 और 1 का कॉम्बो होता है, याद रखिएगा। पहले 4 अल्फा, बाद के 5 न्यूमेरिक और लास्ट का 1 अल्फा। और 10 किसको लेना अनिवार्य है, जिस व्यक्ति को क्या काटने की लायबिलिटी है, टीडीएस डिडक्ट करना है, उसको 10 लेना अनिवार्य होता है, डिडक्टर को। याद रखिएगा, टीडीएस डिडक्टर को 10 लेना अनिवार्य होता है। और टीडीएस के जो प्रोविजंस होते हैं वो, अगर आप ऑडिटेड एसएससी हैं, आपकी बुक्स की ऑडिट होती है, आप ऑडिट में हैं, इनकम टैक्स ऑडिट में आते हैं, मैंडेटरी ऑडिट में आते हैं, आप टैक्स ऑडिट में, तो फिर आपको टीडीएस की लायबिलिटी अनिवार्य हो जाती है, जहां पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने कोई ऐसा पेमेंट तो नहीं किया जो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। आपको अनिवार्य तौर पर 10 लेकर टीडीएस डिडक्ट करना है, चालान से जमा कराना और स्टेटमेंट फाइल करना है। तो आपकी टीडीएस की पूरी लीगल कंप्लायंसेस आपके ऊपर आ जाएगी। अगर आप ऑडिट में नहीं आते हैं तब फिर तो आपके ऊपर वो लायबिलिटी बनती नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ऑडिटेड एसएससी को स्पेशली टीडीएस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और बाकी केसेस में भी आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आप कहीं कोई थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा का पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये था एक बेसिक क्लास अबाउट टीडीएस, क्या होता है टीडीएस और क्या टीडीएस का मैकेनिज्म होता है। अगली क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।